वृत्त की परिभाषा देखे थे, उसमें त्रिज्या निकाले थे, जीवा पढ़े थे ना, व्यास पढ़े थे और क्या पढ़े थे। तो देखिए अब एक बार फिर से उसको हम रिपीट कर दे रहे हैं। वृत्त किसी तल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के पथ से जो आकृति बनता है उसको हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। और वह जो निश्चित बिंदु यानी जो नियत बिंदु होता है वो वृत्त का केंद्र होता है, और वह जो समान दूरी होता है वो वृत्त का त्रिज्या होता है। जीवा वृत्त के कहीं पर भी दो बिंदु ले लीजिए, दोनों बिंदु को मिला दीजिए, जीवा कहलाएगा। चाप होता है कि वृत्त की परिधि का ही एक भाग होता है चाप। कहीं पर दो बिंदु ले लीजिए और एक भाग जो होगा वो आपका क्या होगा, चाप। एक वृत्त में अनगिनत जीवाएं हो सकती हैं, कुछ जीवाएं बराबर भी होती हैं और कुछ बराबर नहीं भी होती हैं। एक वृत्त में अनगिनत त्रिज्याएं हो सकते हैं और सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाता है, और जो सबसे बड़ी जीवा होता है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। और एक वृत्त में हम जितना चाहें उतना व्यास क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, और सभी व्यास आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये भी कह सकते हैं कि एक व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना के बराबर होता है। ये भी था। अब आज के टॉपिक में देखिए क्या क्या है। पहला है वृत्तखंड, इसे या इसी का एक और नाम है अवधा। क्या कहते हैं इसको, अवधा भी कहते हैं या वृत्तखंड भी कहते हैं। तो देखिए वृत्तखंड क्या है कि एक चाप के द्वारा और एक जीवा के द्वारा, इसके द्वारा जैसे देखिए एक ये वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया, तो एक चाप ले लेते हैं। तो चाप का मतलब यही ना होता है जी, यहाँ पर दो पॉइंट एक ले लिए, एक बी ले लिए ना, और इसको मिला दिए कि ये क्या हो गया, जीवा। तो ई वाला आपका जीवा हो गया और ई वाला आपका क्या है, तो एक जीवा और एक चाप से घिरे क्षेत्र, वृत्ताकार क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, वृत्तखंड। देखिए ये भी वही लिखा है ना, वृत्ताकार क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा तथा चाप से घिरा हो, एक जीवा तथा एक चाप। तो ई वाला भी तो एगो चाप है ना, और ये भी एगो क्या है, जीवा है। ये वाला एगो चाप हो गया और ये वाला क्या हो गया, जीवा। इसके द्वारा भी तो ये क्षेत्र घिर रहा है, तो इसको भी हम कहेंगे वृत्तखंड और इसको भी कहेंगे वृत्तखंड। लेकिन बात ये होगा कि ये बड़ा वाला है तो इसको हम दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, और ये छोटा वाला है तो इसको लघु वृत्तखंड। तो यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा का टॉपिक देखिए क्या। अच्छा, ये जो जीवा है ना, तो इस वृत्तखंड का आधार कहलाएगा। कौन जीवा, ये वाला। फिर इस वृत्तखंड के लिए ये भी यही आधार होगा, लेकिन अगर ऐसे बना दे तब इस वृत्तखंड के लिए ये आधार होगा। समझा रहा है ना। तो जो जीवा होता है वो वृत्तखंड का क्या होता है, आधार होता है। जो जीवा होता है वृत्तखंड का आधार होता है। अब अगला है त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड में क्या होता है कि दो गो त्रिज्या रहता है। कौन त्रिज्या, और उन दोनों त्रिज्या के द्वारा जो चाप होता है, उन तीनों के द्वारा अब जो घिरा हुआ क्षेत्र होगा उसको हम त्रिज्या खंड कहेंगे। यानी दो गो त्रिज्या और एगो चाप। तो कोई भी चाप नहीं, उन दोनों त्रिज्याओं के द्वारा जो चाप है उनके द्वारा जो क्षेत्र होगा। जैसे कि देख समझते हैं काम, जैसे एक वृत्त हो गया, ये केंद्र है, और केंद्र से परिधि पर केनहू मिला दीजिए, वो क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। केंद्र से परिधि पर केनहू मिला दीजिए, वो क्या कहलाता है, तो ये दो त्रिज्या और इनके द्वारा एगो ये चाप हो गया। तो इनके द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र है इसको हम क्या कहेंगे, ये भी तो त्रिज्या खंड है। क्यों है, क्योंकि ये भी एक चाप है और ये भी एक क्या है, त्रिज्या। इधर भी दो त्रिज्या एगो चाप, तो दो त्रिज्या और एक चाप के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र होगा उसको हम त्रिज्या खंड कहेंगे। क्योंकि ये छोटा है तो लघु त्रिज्या खंड, और ये बड़ा है तो त्रिज्या खंड। क्लियर हो गया। अच्छा, एक और चीज देखिए, अगर मैं ये कह दूं कि अगर त्रिज्या खंड और वृत्तखंड बराबर हो जाए, त्रिज्या खंड और वृत्तखंड क्या हो जाए, तो वो अर्धवृत्त हो जाता है। क्या हो जाता है, देखिए कैसे। जैसे ये एक वृत्त हो गया और ये केंद्र है। अच्छा, ये क्या है, त्रिज्या। अच्छा, ये क्या है, त्रिज्या, और ये वाला क्या है, दो गो त्रिज्या हो गया और एगो चाप। इससे घिरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड। दो गो त्रिज्या और एगो चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड। ये त्रिज्या भी खंड होगा। अब वृत्तखंड पे आते हैं। तो वृत्तखंड का होता है एगो चाप, एगो ये चाप हो गया, और एगो जीवा, तो ये भी तो जीवा है, इस पार से उस पार जा रहा है ना जी।
तो ये वृत्त खंड भी क्या हो गया? कब? ये किस कंडीशन में होगा? जब दोनों वो जब भी होगा ऐसे कि त्रिज्या खंड और वृत्त खंड जब भी बराबर होंगे तब ये होगा कि वो सीधे किस में बांट देगा? अर्ध में। समझ रहा है ना? यानी वृत्त को आधा आधा क्या कर देगा? कब? जब त्रिज्या खंड और वृत्त खंड बराबर हो जाए। देखिए इसी जगह त्रिज्या खंड भी बन गया और इसी जगह वृत्त खंड भी बन गया। तो बस एक ही कंडीशन में होगा कि जब दोनों आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। अब अगला देखिए क्या कहा रहा है, एक केंद्रीय या सम केंद्रीय वृत्त। एक केंद्रीय या इसका नाम है एक केंद्र, और सम का मतलब ही होता है एक, यानी एक केंद्र से बहुत सारा वृत्त खींचना है। क्या खींचा सकता है? अलग अलग एक केंद्र से वृत्त खींचा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक केंद्र ले लिया और ये क्या हो गया? वृत्त। ये भी क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? वृत्त। केंद्र तो एक ही है, एगो त्रिज्या ये हो गया, एगो त्रिज्या ये हो गया और एगो त्रिज्या इसका बना हो गया, यानी तीन गो त्रिज्या का अलग अलग हो गया ना। तो केंद्र एक गो है लेकिन वृत्त कौ गो है? तीन। जितना चाहे उतना वृत्त आप क्या कर सकते हैं, लेकिन त्रिज्या क्या हो जाएगा? सबका अलग अलग हो जाएगा। तो वही चीज लिखवाया है इसमें परिभाषा में कि वे वृत्त जिनका केंद्र एक ही बिंदु हो लेकिन त्रिज्याएं क्या हो? मतलब अलग अलग हो। तो देख रहे पहला वृत्त का त्रिज्या इतना छोटा है, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो त्रिज्याएं क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है। लेकिन केंद्र हमारा एक ही है तो त्रिज्या अलग होने से वृत्त भी क्या हो रहा है? अलग अलग। यानी एक केंद्र से हम जितना वृत्त चाहे उतना वृत्त क्या कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक वृत्त में कितना केंद्र हो सकता है? एक हो सकता है जी, बिल्कुल। एक वृत्त में एक ही केंद्र होता है। कितना दो तीन होता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो वृत्त होगा जी। यहाँ से देखो त्रिज्या, त्रिज्या हर जगह बराबर होना चाहिए। यहाँ से देखो ये बराबर है, नहीं उल्टा सोचता है ना सर। एक केंद्र से बहुत सारा वृत्त खींच सकते हैं, तो एक वृत्त में बहुत सारा केंद्र भी क्या हो सकता है? जैसे नहीं लय नहीं मिलाया जाता है शायरी वाला, वही तरह लय मिलाता है सब कितना स्टूडेंट कि एक केंद्र से बहुत सारा वृत्त, तो एक वृत्त में बहुत सारा केंद्र। ऐसा नहीं होगा। एक केंद्र से आप जितना चाहे उतना वृत्त खींच सकते हैं, लेकिन एक वृत्त में बस एक ही केंद्र होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए त्रिभुज का परिवृत्त, इसको बस मेनली थोड़ा बहुत जान लीजिए कि कह रहा है कि वह वृत्त जो किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से, परि का मतलब होता है बाहर, परि का मतलब क्या होता है? बाहर। तो वह त्रिभुज, वह वृत्त जो किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से क्या होता है? होकर जाता है। जैसे ये एक त्रिभुज हो गया, तो आप एक ऐसा वृत्त बनाइए जो ये तीनों शीर्षों से क्या होकर जाए, तो इसी को हम कहेंगे कौन वृत्त? क्या कहेंगे? और इसके केंद्र को हम परिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अब फिर इसी का है कि वह वृत्त जो किसी त्रिभुज के अंदर उसके तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए, अब जैसे ये एक त्रिभुज हो गया, अब ऐसा वृत्त बनाइए जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए क्या करे? जाए। इसको हम कहेंगे अंतःवृत्त। तीनों भुजा को स्पर्श कर रहा है ना, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। इसमें क्या है कि बाहर से तीनों शीर्षों से वो कर जाए। कितना से आ जाए? तीनों शीर्षों से, तब उसको हम कहेंगे परिवृत्त। और अंदर बन गया तो उसको अंतःवृत्त। नाम से भी क्लियर हो रहा है, समझ रहा है ना? तो अंतर में कैसे, अंदर में कैसे बनेगा? तो भुजा को स्पर्श करके बनेगा। अब कोई कहेगा कि क्या ये परिवृत्त है? क्योंकि तीनों शीर्ष को नहीं टच कर रहा है, केवल दो शीर्ष को क्या कर रहा है? जा रहा है। जब तक वो तीनों शीर्षों से होकर नहीं जाएगा तो उसको हम परिवृत्त नहीं कहेंगे। अगर कोई कहेगा कि यह अंतःवृत्त है तो नहीं है, केवल दो को स्पर्श कर रहा है, इस आकार को स्पर्श नहीं कर रहा है। समझ रहा ना? अब आते हैं देखिए जो मेन छेदक रेखा, या इसी को हम छेदिका भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम सेकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखिए ये क्या होता है, तो कह रहा है कि परिभाषा में देख लीजिए क्या कह रहा है कि एक रेखा जो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं पर क्या करता है, तो उस रेखा को हम कहेंगे कि वो छेदक रेखा है। ये दोनों बहुत कंफ्यूजन रहता है, छेदक रेखा में और स्पर्श रेखा में। तो देखिए एक वृत्त हो गया, कौन जगह काट दिया? दोनों अलग अलग काटा, इसको हम कौन रेखा कहेंगे? कौन रेखा कहेंगे? अच्छा ये कौन रेखा है? ये भी छेदक रेखा, ये भी छेदक रेखा है कि नहीं है? अच्छा ये कौन रेखा है? छेदक रेखा है। अच्छा ये छेदक रेखा है। इतना कहेगा कि केंद्र से नहीं गया ना इसलिए छेदक रेखा नहीं है। यहाँ केंद्र से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है कि वो वृत्त को दो जगह काटना चाहिए। वृत्त को दो जगह
तो फिर उसको हम छेदक रेखा कहेंगे, अन्यथा नहीं। कहाँ काट रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, बस वो वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर क्या होना चाहिए, तो फिर उसको हम कौन रेखा कहेंगे, छेदक रेखा। क्लियर है। अगला आता है स्पर्श रेखा। अच्छा, स्पर्श का मतलब ये होता है छूना। अब छूने का मतलब ये है कि एक ही जगह छूएगा वो। जैसे यहाँ देखिएगा, एक ये वृत्त बना लिए, अब स्पर्श रेखा कहेंगे। तो देखिए एक वृत्त में कौन स्पर्श रेखा खींचे, स्पर्श रेखा है। और खींच सकते हैं स्पर्श रेखा, देखिए ये स्पर्श रेखा है कि नहीं है। अच्छा, ये है ना, यानी एक वृत्त पर एक बिंदु से हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, लेकिन एक वृत्त पर जितना चाहे उतना स्पर्श रेखा चल सकता है, क्योंकि एक वृत्त पर अनगिनत बिंदु है। तो अनगिनत बिंदु है तो अनगिनत स्पर्श रेखा, अनगिनत बिंदु से अनगिनत। समझ में आप क्या कह रहे हैं। अब जैसे एक बिंदु यहाँ से हो गया, एक ये हो गया, अब इससे आप दूसरा स्पर्श रेखा खींचिए। एक बिंदु से हम ये वो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो चूंकि वृत्त पर अनगिनत बिंदु होता है इसलिए हम कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अनगिनत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो स्पर्श रेखा क्या कर रहा है, वह रेखा जो वृत्त के केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे, केवल एक बिंदु पर क्या करे। अब दो जगह स्पर्श करेगा तो कौन रेखा चला जाएगा, ये स्पर्श करे ना, एक जगह स्पर्श करे तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। और जहां पे वो स्पर्श कर रहा है जिस पॉइंट पे, उसको हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, इसको अंग्रेजी में टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, जिस पॉइंट पर वो टच कर रहा है वह लाइन, उस पॉइंट को हम टेंजेंट पॉइंट कहेंगे, यानी स्पर्श बिंदु कहेंगे। यानी स्पर्श रेखा जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर वृत्त को स्पर्श कर रहा है, छू रहा है, मिल रहा है, तो उस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहेंगे और उस रेखा को हम स्पर्श रेखा कहेंगे। ये क्लियर है आपका, स्पर्श रेखा ये सब। चलिए ठीक है।